Very good evening, all of you. So today we are going to start our first derivation in the chapter Center of Mass. और आज हम अपना टॉपिक जो करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। तो अगर दो पार्टिकल का कोई सिस्टम है और हमें उसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, उसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा केयरफुली इसको समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि डेरिवेशन छोटा है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको इजीली इसको समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम एक ड्रॉ कर लेते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लेट्स से देयर इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये आपके पास कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, और इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स से दिस इज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस इज लेट्स से एक जेड एक्सिस पे भी मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अंडू कर लेते हैं एंड दिस ओरिजिन। ठीक है, और एक जेड एक्सिस के लिए भी अगर आप ड्रॉ करना चाहें तो जेड एक्सिस भी आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस। सो लेट्स से दिस इज अ जेड एक्सिस। ओके, सो अज्यूम कर लीजिए कि दो मासेस हैं। लेट्स से देयर आर टू मासेस। हम दो मास अज्यूम कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से दो मास यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो लेट्स से देयर इज अ मास, लेट्स से एक मास हम यहाँ अज्यूम कर लेते हैं, एक मास हम थोड़ा सा दूर यहाँ पर कहीं अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से दो मास को अज्यूम कर लेते हैं। एंड अगर मैं ये कहता हूँ कि ये जो दो मासेस है, इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं दूसरे की बात करूँ कि दूसरा वाला कितना शो करेगा, तो यहाँ से दूसरे वाले का अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो दूसरे का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर सकता हूँ दैट इज R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ R1 और R2 का मतलब क्या है? सो R1 R2 का मतलब है दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। ये पोजीशन बता रहे हैं किसकी? मास M1 की एंड M2 की। ये दोनों मासेस के क्या बता रहे हैं? पोजीशन बता रहे हैं कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर। ठीक है, और अगर हम इसकी लाइन को ज्वाइन करें, सो लेट्स से इफ वी ज्वाइन द लाइन, कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर हम बात करें तो इसके बीच में इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ मास की अगर मैं बात करता हूं कि सेंटर ऑफ मास लाई कहां करेगा, तो समवेयर कहीं सेंटर यहां पर कहीं लाई करेगा। लेट्स से दिस इज सी, ये वो पॉइंट है। तो सेंटर ऑफ मास का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमने अज्यूम किया है कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, सो दैट इज गिवन बाय आर। और अल्टीमेटली व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें ये आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि आर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अच्छा, कुछ और भी चीजें हैं जो हमने यहाँ पर कंसिडर की है। जैसे कि एक हमने यहाँ पर ये कंसिडर किया है कि लेट से यहाँ पर हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई करी हैं विच इज F1 वेक्टर, और इसी तरीके से M2 मास के ऊपर हमने माना है कि लेट से यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई करी है F2 वेक्टर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो क्योंकि दो मासेस हैं, सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कोई भी दो मास एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये अट्रैक्ट करेंगे तो मैं मान लेता हूं कि ये अट्रैक्ट करेगा लेट से F12 से। ठीक है, और ये अट्रैक्ट करेगा लेट से F21। नाउ व्हाट इज F12? F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1/2 और F2 का मतलब होगा फोर्स ऑन 2/1। ठीक है, तो ये सारी फोर्सेस यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। तो M1 के ऊपर टोटल फोर्स बताएं तो ये हो जाएगा F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर, और M2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल फोर्स हो जाएगा F2 वेक्टर एंड F21 वेक्टर। ठीक है, और निकालना क्या है हमें? C पॉइंट, यानी कि सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ओरिजिन से कितनी होगी, सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, अब किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम कुछ चीजें लेट करेंगे। सबसे पहले लेट, इफ आई राइट लेट R1 वेक्टर इज इक्वल्स टू पोजीशन
वेक्टर ऑफ मास m1। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम r2 वेक्टर लिखें तो r2 वेक्टर हो जाएगा मेरे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m2। ठीक है, तो ये m1 और m2 की पोजीशन बता रहा है। इसी तरीके से अगर हम r वेक्टर की बात करें तो r वेक्टर हमें क्या बताएगा, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप F1 लिखेंगे तो F1 वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा एक्सटर्नल फोर्स ऑन मास m1 एंड सिमिलरली यहां पर लिखेंगे हम F2 वेक्टर इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स ऑन मास m2। ठीक है, देयर आफ्टर वी कैन राइट F21। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लिखेंगे क्या, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा मेरे पास फोर्स ऑन मास m2 बाई मास m1, यानी m1 ने m2 के ऊपर कितना फोर्स लगाया है, सो दैट इज गिवन बाय F वेक्टर 21। इसी तरीके से अगर हम F12 लिखते हैं वेक्टर तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन मास m1 बाई मास m2। ठीक है, तो ये सारी चीजें लेट करनी पड़ रही है हमें। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं V1 एंड V2, तो V1 कॉमा V2 ये हमें बताएगा दैट इज वेलोसिटी ऑफ मास m1 एंड m2। ठीक है, ये वेलोसिटी को बताएगा। तो यहाँ पर अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, दैट इज वी कैन राइट वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर मैं वेलोसिटी यहाँ पर लिखना चाहूँ तो वेलोसिटी कैन बी रिटन एज dr1 वेक्टर ओवर dt। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम v2 लिखना चाहेंगे तो v2 हम लिख सकते हैं दैट इज dr2 वेक्टर ओवर dt। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सपोज मुझे मास m1 की वेलोसिटी पता करनी है तो r1 जो हो जाएगा वो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा। सो dr1 ओवर dt। ऐसे ही हमने m2 का वेलोसिटी निकालना था तो ये हो जाएगा dr2 ओवर dt। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया, दिस इज वेलोसिटी। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह हमारे पास और मिल जाएगी। तो dr2 वेक्टर ओवर dt यहां पर लिख देते हैं और नीचे इसको रब कर देते हैं। ओके, अब मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर यूज करूंगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को थोड़ा सा याद करें तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी dp ओवर dt इज इक्वल्स टू f। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मैं फॉर मास m1 की अगर मैं बात करता हूं, m1 मास की अगर मैं बात करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा, सो व्हाट आई शुड राइट, सो फॉर मास m1, तो मास m1 के लिए हम लिखेंगे दैट इज dp1 वेक्टर ओवर dt इज इक्वल्स टू टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द मास m1। अब टोटल फोर्स मास m1 पर क्या क्या लग रहा है,
तो वो लग रहा है हमारे पास दैट इज F12 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर। ठीक है, टोटल इतना लग रहा है फोर्स। सो लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इसी तरीके से आप निकालिए फॉर मास m2, और m2 मास की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा dp2 ओवर dt वेक्टर इज इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा मेरे पास F21 वेक्टर प्लस F2। देखिए F2 यहां पर एक्ट कर रहा है और F21 M2 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस तरीके से हम इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। सो इफ आई राइट एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 को ऐड कर देते हैं तो अल्टीमेटली आई विल गेट dp1 वेक्टर ओवर dt प्लस dp2 वेक्टर ओवर dt इज इक्वल्स टू, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास F12 वेक्टर प्लस F1 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। ठीक है, F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, जिसमें से F12 और F21 एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि F21 वेक्टर इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू F12 वेक्टर। ठीक है, ये एक दूसरे के इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि अगर दुनिया में कोई भी दो मास है तो उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, तो वो दो मास जो है वो एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि तो जो मास m1 है वो भी इस मास m2 को अपने साइड अट्रैक्ट करेगा विद अ फोर्स F21, और m2 जो है वो इस m1 को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा विद अ फोर्स F12। तो दोनों की डायरेक्शन आप देख सकते हो एक दूसरे की ऑपोजिट है, इसीलिए ये इक्वल एंड ऑपोजिट की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। सो अल्टीमेटली इफ आई राइट कि इक्वेशन मेरे पास जो निकल के आती है वो आती है dp ओवर, so I can write dt is plus, we can write plus, और यहां पर आ जाएगा मेरे पास dp2 वेक्टर ओवर dt is equals to, and we can write f1 plus f2 and which is further equals to f. Let's say f1 plus f2 जो है वो किसके बराबर है, f के बराबर है। सो फाइनली अगर हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करें इसी इक्वेशन को, तो मैं इसको लिख सकता हूं दैट इज d ओवर dt। सो p1 है ये, दिस इज p1, तो p1 कैन बी रिटन एज, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो आई कैन राइट m1 इनटू v1 वेक्टर, और इसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे हम d ओवर dt, तो ये हो जाएगा मेरे पास m2 इंटू v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू f वेक्टर। ठीक है, क्योंकि मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर ले जाएंगे डिफरेंशिएशन से, तो ये हो जाएगा d ओवर dt v1 वेक्टर प्लस m2, और यहाँ आ जाएगा d ओवर dt, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा दैट इज v2 वेक्टर इज इक्वल्स टू f वेक्टर। ठीक है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो m1 d ओवर dt, ठीक है, v1 की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो v1 मेरे पास आ जाएगा, तो v1 हमने यहाँ पर लिखा है अभी, तो यहाँ लिखेंगे हम dr1 वेक्टर ओवर dt, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास प्लस m2, और ये हो जाएगा d ओवर dt, और ये हो जाएगा मेरे पास dr2 ओवर dt वेक्टर इज इक्वल्स टू f वेक्टर। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अब इसको, इसका मतलब क्या है, d ओवर dt, देखो दो बार लिखा हुआ है तो इसको कहते हैं हम डबल डिफरेंशिएशन। तो ये हम डबल डिफरेंशिएशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, m1 वी कैन राइट डबल डिफरेंशिएशन को d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर, कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास r1 वेक्टर, और इसी तरीके से यहाँ पर लिखा जाएगा m2, और ये हो जाएगा d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा r2 इज इक्वल्स टू f वेक्टर। फाइनली अगर मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूं, यहाँ से d स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लेता हूं
तो ये डी स्क्वायर ओवर डी टी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरे पास दैट इज इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो अंदर हमारे पास ब्रैकेट में आ जाएगा दैट इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाई m1, सॉरी ये यहाँ पर हमने थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, अभी हमें डिवीजन नहीं करना है, और ये हो जाएगा मेरे पास कुछ इस तरीके से इज इक्वल टू एफ वेक्टर। तो हमने डी स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर को कॉमन ले लिया, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। अब देखिए बहुत सीधी सी बात है कि अगर मैं यहां पर ऐसे बोलता हूं कि भाई राइट हैंड साइड में फोर्स है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को थोड़ा सा याद करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि कोई भी फॉर्मूला करेक्ट तब होगा जब उसका लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर, यानी अगर राइट हैंड साइड में अगर यहाँ फोर्स चल रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ये जो पूरी टर्म है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। और फोर्स का फॉर्मूला होता है हमारे पास दैट इज एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स तो आ रहा है, लेकिन अब मेरे को ये देखना है कि इस पूरी टर्म में, यहां पर ये पूरी टर्म में मास इनटू एक्सेलरेशन कैसे होगा, ठीक है। तो बहुत केयरफुली देखिएगा क्योंकि ये अब एक इंपॉर्टेंट स्टेप मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, डेरिवेशन हमारा कंप्लीट होने वाला है। मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मल्टीप्लाई करूंगा इसको m1 प्लस m2 से, और इसको मैं डिवाइड करूंगा m1 प्लस m2 से। तो क्या मेरी इक्वेशन पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि m1 प्लस m2 एक दूसरे से कैंसिल होने के बाद वही सेम इक्वेशन जो थोड़ी देर पहले मैंने लिखी थी वही आ जाएगी। लेकिन ऐसा करा क्यों है, ये इसलिए करा गया है क्योंकि अभी मैंने आपको देखो फॉर्मूला लिखा था कि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो कैसे भी करके पहले मास तो लेकर आना पड़ेगा। और पूरे सिस्टम का, जब मैं सिस्टम की बात करता हूं तो इसका मतलब टू पार्टिकल सिस्टम है, तो दोनों पार्टिकल का जो मास है, टोटल मास है, वो कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, इसलिए मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है m1 प्लस m2 से, ठीक है। तो इसका मतलब जो बचा हुआ पार्ट है, बचा हुआ पार्ट का मतलब क्या है कि ये जो पार्ट है दिस वन, ये जो पार्ट है ये क्या रहा होगा, तो ये रहा होगा एक्सेलरेशन, ठीक है। भाई अगर ये मास है तो जो बचा हुआ पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो पूरा का पूरा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सो फाइनली मैं अगर इस बात को यहां पर देखता हूं तो अगर ये एक्सेलरेशन है तो ये एक्सेलरेशन क्यों है, क्योंकि अगर हम देखें कि मान लीजिए अगर x है, x इज डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यू विल गेट वेलोसिटी। लेकिन अगर आप इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दें, कि मान लीजिए आपने d ओवर dx को एक और बार डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, d ओवर dt, और मैंने कहा कि इसको दोबारा से आपने डिफरेंशिएट कर दिया, सो इट विल गिव यू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज गिव्स यू एक्सेलरेशन। सिंगल डिफरेंशिएशन करेंगे डिस्प्लेसमेंट का तो वो आपको वेलोसिटी देगा, डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो आपको क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टर्म है यहाँ पर, ये जो पूरी टर्म है, ये टर्म आपको क्या दे रहा है, अगर हम इस पूरी टर्म की बात करें, इस वाले टर्म की अगर हम बात करें तो ये पूरी टर्म क्या दे रहा है आपको, सो दिस इज गिविंग यू एक्सेलरेशन। और अगर ये एक्सेलरेशन को शो कर रहा है तो इसका मतलब ये जो अंदर वाला पोर्शन है दिस वन, ये क्या शो करेगा, डिस्प्लेसमेंट को, और ये डिस्प्लेसमेंट शो करेगा किसका, दैट इज सेंटर ऑफ मास को। तो आप डायग्राम में देख सकते हो कि ये जो आर है ये ही अल्टीमेटली डिफरेंशिएट हुआ है डबल, और उसने क्या दिया आपको, टोटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया। तो मैं अल्टीमेटली यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर सीधा सीधा इसको इस तरीके से लिखूंगा, दैट इज m1 प्लस m2 डी स्क्वायर ओवर dt स्क्वायर,
और यहां पर लिखा जाएगा r वेक्टर इज इक्वल्स टू f वेक्टर, and finally you will write that r vector is equals to m1 r1 vector plus m2 r2 vector divided by m1 plus m2. So this is your final answer. तो अगर आपको कहीं भी सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है, या सेंटर ऑफ मास की लोकेशन को आइडेंटिफाई करना है किसी भी बॉडी के अंदर, सो यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला. इस फॉर्मूले का आप यूज करेंगे. ठीक है, तो एक बार पूरे डेरिवेशन को अच्छी तरीके से देख लीजिए. कोई डाउट है तो वो आप मेरे को फटाफट से बता दीजिए. ठीक है, एक बार चेक कर लीजिए.